हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं कास्टिव वर्ब हेल्प के बारे में। कास्टिव वर्ब हेल्प का प्रयोग कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, आज के इस लेक्चर में क्लियर होने वाला है। तो बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो आइए क्लास को शुरू किया जाए। कास्टिव वर्ब हेल्प, हेल्प मीन्स होता क्या है? मदद करना या सहायता करना। मदद करना या सहायता करना। To aid or to assist or to support someone to do something। किसी भी व्यक्ति को कुछ करने में उसकी सहायता करना। किसी भी व्यक्ति को कुछ करने में उसकी सहायता करना। तो कुछ करने में किसी की मदद करना, कोई भी व्यक्ति कुछ कर रहा है यदि आप उसकी सहायता उसमें कर दे रहे हैं, तब वहां पे हम कास्टिव वर्ब हेल्प का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कास्टिव वर्ब हेल्प का प्रयोग कब किया जाता है। तो सबसे आसान तरीका है, आप सेंटेंस को देख के ही बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ वहां पे कास्टिव वर्ब हेल्प का प्रयोग होगा। कैसे? आप देखेंगे सेंटेंस में आ जाएगा मदद या सहायता। क्या आ जाएगा? मदद या सहायता। तो आप इन दोनों वर्ड्स को देख के, इन दोनों शब्द को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे कास्टिव वर्ब हेल्प का प्रयोग होगा। मैंने पहले ही बता रखा है कि कास्टिव वर्ब जो होता है सभी टेंस में प्रयोग उसका किया जाता है। फर्क क्या होता है? उसमें उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ इसका प्रयोग कर दिया जाता है। तो जैसे मेरी बहन ने परीक्षा पास करने में मेरी मदद की। मेरी बहन, मैं परीक्षा पास नहीं कर पाता यदि मेरी बहन मेरी मदद ना करती। फिर सोनू सूद ने घर पहुंचने में श्रमिकों की मदद की। तो आइए सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है क्लियर कर लिया जाए। तो सेंटेंस कैसे बनता है? सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, फिर हेल्प, फिर पर्सन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सेकंड फार्मूला है सब्जेक्ट, हेल्प, पर्सन, उसके बाद टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट है। तो दोनों फार्मूला जो है वो ग्रामर के लैंग्वेज से या ग्रामर के दृष्टिकोण से एकदम करेक्ट होगा। या आप टू लगा के वर्ब लिखें या टू ना लगा के भी वर्ब लिख सकते। दोनों कंडीशन में सेंटेंस सही होगा, एकदम करेक्ट होगा, कोई भी उसको गलत नहीं कर सकता। जैसे पैसा कमाने में मेरे पापा मेरी मदद करते हैं। क्या करने में? पैसा कमाने में। कौन मदद करता है? मेरे पापा। तो करता कौन हो रहा? मेरे पापा मेरी मदद करते हैं, स्वयं अपनी मदद नहीं करते हैं। तो क्या होगा? माई फादर या माई डैड हेल्प्स मी। करते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल आप जानते हैं। या क्या होता है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब का रोल कौन अदा करता है? सारे कास्टिव वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब का काम करते हैं। तो वर्ब में एस या एस ऐड हो जाएगा, लेकिन जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होता है। मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ा रखा है तो उसमें ऑलरेडी इसको बहुत ही बारीकी से बता दिया है। तो यदि आपको पता ना हो तो आप एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लेक्चर को जरूर देख लें। तो ट्रांसलेशन इसका क्या होगा? पैसा कमाने में मेरे पापा मेरी मदद करते हैं। तो माई फादर हेल्प्स मी अर्न मनी। या इसको दूसरे तरीके जब बनाएंगे टू लगा के माई फादर हेल्प्स मी टू अर्न मनी। ये हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो उसमें इज एम आर के बाद हेल्प में ही आप आईएनजी लगाएंगे, ना कि अर्न में। या कुछ और सेंटेंस है, जैसे मेरी बहन रोटी बनाने में मेरी मदद करती है। मेरी जो सिस्टर है
रोटी बनाने में मेरी मदद करती है। किस तरीके से मदद कर सकती है आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे आटा गूंथ दे या लोई बना दे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, माई सिस्टर हेल्प्स मी टू मेक ब्रेड, और माई सिस्टर हेल्प्स मी मेक ब्रेड। या यहाँ पे आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं या कुक भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यदि यही निगेटिव हो तो मेरी बहन रोटी बनाने में मेरी मदद नहीं करती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू, और वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरी बहन रोटी बनाने में मेरी मदद नहीं करती है, तो माई सिस्टर डज नॉट हेल्प मी टू मेक ब्रेड। इस तरीके से हो जाता है। टेंस में कैसे बनता है, पास्ट टेंस का क्या पहचान होता है, ला या ई ए या ता था ती थी ते थे आदि शब्द आ जाता है। वहां पे क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जो मेन वर्ब होता है उसके सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो मेन वर्ब का काम तो हेल्प ही कर रहा है, तो हेल्प का ही सेकंड फॉर्म यूज करना है। जैसे सब्जेक्ट फिर हेल्प्ड फिर पर्सन, यहाँ पे फिर वही बात मैं कहूंगा, या तो आप टू फिर वर्ब करिए या सिर्फ वर्ब कर देंगे, दोनों सही होगा। करण ने घर पहुंचने में मेरी मदद की, तो होगा करण हेल्प्ड मी रीच होम आवर हाउस, या करण हेल्प्ड मी टू रीच होम आवर हाउस। यदि यही निगेटिव हो तो करण ने घर पहुंचने में मेरी मदद नहीं की, करण डिडंट हेल्प मी टू रीच होम। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि हेल्प में ईडी क्यों नहीं जुड़ा या सेकंड फॉर्म क्यों नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लेक्चर में ही कि जब अफर्मेटिव टेंस होता है तभी हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब तो लगा देते हैं, वहां पे हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ और सेंटेंसेस, कुछ और वाक्य, जैसे मैंने मछली पकड़ने में मछुआरे का मदद किया। मछुआरा आया मछली पकड़ने में, मैंने उसका मदद कर दिया कि भैया चलो मैं जाल फिकवा दे रहा हूं। तो आई हेल्प्ड टू फिशरमैन टू कैच फिश। अध्यापक ने पत्र लिखने में मेरी मदद की। मुझे पत्र लिखना नहीं आ रहा था, लेकिन अध्यापक ने क्या किया, मेरी मदद की, जिसकी वजह से मैं पत्र लिखा। तो द टीचर हेल्प्ड मी टू राइट लेटर। ये हो गया पास्ट टेंस। अब फ्यूचर टेंस में कैसे बनता है उसको भी क्लियर कर लीजिए। जब फ्यूचर टेंस होगा तब क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल फिर हेल्प पर्सन। यहाँ पे फिर वही बात, या तो आप टू के साथ वर्ब लिखें या बगैर टू के वर्ब लिखें, दोनों सही होगा। फिर ऑब्जेक्ट, जैसे मैं वहां पहुंचने में आपकी मदद करूंगा तो होगा आई विल हेल्प यू टू रीच देयर। वह कपड़े धोने में मेरी मदद करेगी, शी शैल हेल्प मी टू वॉश क्लॉथ्स। अब यहाँ पे आप अगर गौर किए होंगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि आई और वी के साथ तो शैल का प्रयोग किया जाता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ तो विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे विल और यहाँ पे शैल का प्रयोग क्यों किया गया आपको मैं बता दूं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब पढ़ा रहा था तो वहां पे मैं बता दिया, नॉर्मल कंडीशन में ही हम आई और वी यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब एडिशनल होता है यानी धमकी हो या निश्चितता आ जाए तब वहां पे हम आई और वी के साथ विल तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। यदि आपको ये पता ना हो तो उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखें। मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है तो उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, आई विल हेल्प यू टू रीच देयर। वह कपड़े धोने में मेरी मदद करेगी तो शी शैल हेल्प मी टू वॉश क्लॉथ। जब यही निगेटिव होगा तो दोनों के बीच में यहाँ नॉट लग जाएगा, यहाँ नॉट लग जाएगा। बाकी सारा सेंटेंस इसी तरीके से बन जाता है।
तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। कैसा रहा है लेक्चर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको जरूर पूछें। तो धन्यवाद।